मुसलमान दुनिया से गुलामी को रुखसत हुए तकरीबन 1000 साल हो चुका था। यही नहीं बल्कि मुसलमानों ने गुलामों को आज़ाद करके बुलंद तरीन समाजी मकाम पर फायज करने की जो रिवायत 1400 साल पहले कायम की थी, दुनिया के किसी मुआशरे में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वो इज़्ज़त व तकरीम के दो आलमी ताकतों को शिकस्त देने वाले उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन्हें सैयदना बिलाल, मेरे आका बिलाल कहकर पुकारते थे। हिंदुस्तान में ख़ानदान गुलामा उन गुलाम बादशाहों पर मुश्तमिल था जिनके आकाओं ने ये बरे सगीर फतह किया और फिर इसकी बादशाहत अपने आज़ाद करदा गुलामों के सुपुर्द कर दी। दुनिया का कोई मजहब, तहजीब या तारीख ऐसी एक मिसाल भी पेश नहीं कर सकती। मुसलमानों में तो हदीस व फ़िक़्ह के बड़े बड़े आलिम मौला यानी आज़ाद करदा गुलाम हो गुजरे हैं। किसी इलाके में अगर थोड़ी बहुत गुलामी की निशानियां मौजूद थीं तो वो भी 1000 साल पहले मुस्लिम मुआशरे से ख़त्म हो चुकी थीं। इसके बरक्स ये तो कल की बात है कि मार्च 1840 को अमरीका के बड़े दरिया मिसिसिपी के साहिलों पर आबाद शहर न्यू और लेबन्स के अखबारों में ये इश्तिहार छपता है और शहर की दीवारों पर भी चस्पा किया जाता है। वैल्यूएबल गैंग ऑफ यंग नीग्रोज विल बी सोल्ड एट ऑक्शन ऑन 25th वेडनेसडे। नौजवान नीग्रो का कीमती जत्था बुध 25 तारीख को नीलाम आम किया जाएगा। ये सिर्फ एक शहर का इश्तिहार है, जबकि ऐसी लातादाद मंडियां हर अमरीकी शहर में लगती थीं और हर शहर की दीवारें इस तरह के इश्तिहारों से रंगीन होती थीं। गुलामों की तिजारत करने वालों में इंग्लिस्तान पहले नंबर पर और फ्रांस दूसरे नंबर पर था। इंग्लिस्तान, फ्रांस, स्पेन और दीगर नौ आबादियाती ताकतों का जुर्म एक यही नहीं है कि उन्होंने अफ्रीका से इंसानों को जानवरों की तरह जाल लगाकर पकड़ा, जंजीरों में बांधा, जहाजों पर लादा और दुनिया के बाजारों में बेचा। बल्कि इसके साथ साथ दूसरा जुर्म यह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बरेआज़मों की असल मकामी आबादी का इस हद तक कत्लेआम किया कि सिर्फ चंद सदियों की बर्बरियत की वजह से उन कौमों का नामो निशान तक मिट गया। ये कत्लेआम जहां मुमकिन हुआ तलवार यानी बराह रास्त कत्ल से किया गया, लेकिन वो कमजोर जो ज़ेरे दस्त बनकर रहने पर आमादा हो गए, उन्हें कहत और बीमारी से खत्म किया गया। रेड इंडियंस को मुद्दतों ऐसे कंबल इमदाद में दिए जाते थे जिन पर चीचक के जरासीम लगे होते थे और इस लाइलाज मरज में मुब्तला होकर लाखों मौत की आगोश में चले जाते। ऑस्ट्रेलिया में मकामी अफराद जिन्हें ऑवरिगनीज कहते हैं, उनकी तो एक सदी में ऐसी नस्ल कुशी की गई कि बेचारे अब थोड़ी सी तादाद में ही बाकी हैं। अंग्रेजों का ये उमूमी खेल था कि मकामी लोगों के बच्चों के सिरों को ठुड्डों से निशाना बनाने की मशक किया करते थे, जिससे वो ज़हनी माजूर हो जाते। 1900 से 1975 तक ऑस्ट्रेलिया से मकामी अफराद के बच्चों को जबरदस्ती उनसे छीन लिया जाता और इंग्लिस्तान ले जाया जाता। वहां उन्हें यतीम खानों और उनके लिए बनाए गए इदारों में रखा जाता और फिर उनकी गोरों के साथ जानवरों की तरह अफजाइश नस्ल करवाई जाती। इसके पीछे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का एक कानून था कि मकामी अफराद की नस्ल चूंकि तेजी से खत्म होती जा रही है और उनकी जीनियाती हालत ऐसी है कि ये अपने अंदर लंबी जिंदगी की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा इनकी नस्ल को बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरी नस्ल का पैबंद लगाकर वापस ऑस्ट्रेलिया लाया जाए। इस सारे अमल को आज भी स्टोलन जनरेशन यानी चुराई गई नस्लें कहते हैं। इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की मकामी आबादी की औसत उम्र आज भी दुनिया में सबसे कम है। ये बराह रास्त इनफिरादी गुलामी थी जो अब बाहैसियत कौम इज्तिमाई गुलामी में बदल चुकी है। अब किसी एक फर्द को मजीद गुलाम बनाने की बजाय पूरी कौम को ताकत से खौफज़दा करके और कर्जों में जकड़ कर गुलाम बनाया जाता है। बराह रास्त गुलामों की तिजारत से जदीद मकरूज गुलामी तक आते आते इस तिजारत ने कई मंजिलें तय की हैं। इस तब्दीली को समझने के लिए एक मुल्क हेटी की कहानी बयान करना जरूरी है। इससे तगय्युर और हथकंडों की तब्दीली का बखूबी अंदाजा हो सकता है। 5 दिसंबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन जजीरों के झुरमट पर स्पेन का परचम लहराया, जिसे आज जज़ायर गरबुल हिंद कहा जाता है। इन जज़ायर में ज़राअत की दौलत से मालामाल जजीरा हेटी भी था। कुछ अरसे बाद अंग्रेज, वरंदेसी और फ्रांसीसी बहरी कज़ाक और लुटेरे हेटी के साहिलों पर आबाद होना शुरू हुए और फिर 1711 में फ्रांस ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। जजीरे से मकामी आबादी का मुकम्मल खात्मा किया जा चुका था, इसलिए ज़राअत के लिए अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर वहां लाकर आबाद किया गया। जजीरे पर तकरीबन 4,50,000 अफ्रीकी गुलाम आबाद थे और 1 लाख फ्रांसीसी नस्ल के लोग। फ्रांस की गुलामी में आने के वक्त ये जजीरा दुनिया का 3/4 गन्ना पैदा कर रहा था।
اور کافی کی بہت بڑی پیداوار بھی یہاں ہوتی تھی۔ زراعت کے علاوہ یہاں سے دنیا بھر کے 1/3 غلام لے جا کر عالمی مارکیٹوں میں بیچے جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ہیٹی سیاہ فام لوگوں کے لیے یہ ایک خوفناک ٹھکانہ تھا۔ کوئی سیاہ فام کہیں اکیلے جا رہا ہوتا، چند گورے اسے اٹھا کر لے جاتے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر بیچ دیتے۔ فرانس میں انقلاب آیا تو یہاں کے سیاہ فام لوگوں نے سمجھا کہ اب شاید دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے فرانس کی فوج میں ایک سیاہ فام ملازم توسا ہیٹی کی قیادت میں مسلح جدوجہد کا آغاز کیا اور 1804 میں آزادی حاصل کر لی۔ فرانس اب بادشاہت کی بجائے ایک جمہوری، انقلابی اور جدید سیکولر ریاست بن چکا تھا۔ اس سیکولر فرانس نے اپنی بحری افواج کو ہیٹی کے ساحلوں پر اتارا اور آزاد ملک کی حکومت سے مذاکرات شروع کیے۔ فرانس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں دوبارہ غلام بنا لیں گے، اس لیے تم اگر آزاد رہنا چاہتے ہو تو ہمیں اپنی آزادی کا تاوان ادا کرو۔ یہ اصطلاح انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ پیش کی گئی۔ فرانسیسیوں نے کہا کہ اس ملک کے 4,50,000 غلام ہماری ملکیت تھے جن پر تم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم تم پر حملہ کر کے اپنے اثاثے واپس لے لیں، یعنی تمہیں پھر سے غلام بنا لیں، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ تم ان اثاثوں کی قیمت ادا کرو۔ مذاکرات میں غلاموں کی کل قیمت 21 ارب ڈالر طے ہوئی، جسے ہیٹی نے مرحلہ وار ادا کرنا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا کہ جزیرہ ہیٹی میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا یا جو بھی معدنیات نکالی جائیں گی، اس کا 50% فرانس کی ملکیت ہوگا۔ یہ سب تاوان براہ راست فرانسیسی حکومت کے اہلکار وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ جدید معاشی استحصال کے سب سے بڑے نمائندے بینک وصول کرتے تھے۔ ان میں فرانسیسی بینکوں کے علاوہ ایک نیا کھلنے والا امریکی سٹی بینک بھی شامل تھا۔ ہیٹی کے عوام کو 150 سال لگے ان 21 ارب ڈالرز کو ادا کرنے میں۔ آزادی کے تاوان کی قسطوں میں ادائیگی 1947 میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد بھی عالمی طاقتوں کی بھوک نہ مٹی اور اس کے وسائل کو لوٹنے کے لیے آج تک اس ملک کو سازشوں کا گڑھ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ہیٹی آج بددیانت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں منشیات سے لے کر ہر غیر قانونی چیز کا دھندا ہوتا ہے اور اس کی اشرافیہ کو مختلف حربوں سے بددیانت بنا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسائل سے مالا مال ملک آج بھی 2 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ ہیٹی کی طرح پوری دنیا کی غریب اقوام اجتماعی طور پر اپنی آزادی کا تاوان ادا کر رہی ہیں۔ انہیں سودی قرضوں کی دلدل میں ایسا جکڑا گیا ہے کہ بغاوت کرنے والے کو دہشت گردوں کا سہولت کار بتا کر اس کا اول تو فیٹف کے طرز کے قوانین کے ذریعے معاشی قتل کیا جاتا ہے، اس کی بددیانت قیادتوں کے ذریعے ملک کے اثاثے قبضے میں لیے جاتے ہیں، اور اگر ایماندار قیادتیں ایسا نہ کریں تو پھر اس ملک میں فوجیں اتار دی جاتی ہیں۔